प्रारब्ध के सभी दर्शकों को हम लोग का नमस्कार। आज हमारे साथ हैं अजीत सिंह जी। पिछली बार हमने एक वीडियो की थी जिसमें हमने ये चर्चा की थी कि पंजाब आखिर एक प्लेटफॉर्म क्यों बन गया है जहां से हर आदमी या ज्यादातर लोग कनाडा जाना या विदेश जाने को बहुत ज्यादा इच्छुक हैं। अब ये पलायन भयानक स्तर पे हो रहा है, इसके बारे में कहीं कोई बहुत बड़ी चर्चा नहीं होती है। तो इस वीडियो को काफी ज्यादा सराहा गया, बहुत ज्यादा लोगों ने उसको देखा, करीब 85-87 हजार लोगों ने देखा और करीब बहुत लोगों ने उस पर अलग अलग अपनी प्रतिक्रियाएं दी। कई लोगों ने अजीत जी की तमाम बातों का बहुत समर्थन किया कि कई लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस भी पुटअप किए और अलग अलग पर्सपेक्टिव्स भी हमें जानने को मिले। तो आज उन पर्सपेक्टिव्स और उन क्वेश्चंस पर ही बात होगी और ये हमारी उसी वीडियो का पंजाब में जो पलायन हो रहा है विदेशों के प्रति, उस पर ये कंटिन्यूएशन है। ये वीडियो उस टॉपिक को लेकर। अजीत जी, स्वागत है सर आपका। थैंक यू संदीप भाई, थैंक यू वेरी मच मुझे प्रारब्ध पे इनवाइट करने के लिए। जी और जी सर, मैं वो वीडियो मैंने देखी और उसमें जो जितने कमेंट्स थे उसमें मैंने पढ़े, बहुत सारे मुझे वैलिड पॉइंट्स लगे। सबसे पहला वैलिड पॉइंट ये था और मुझे लगता है कि उन वैलिड पॉइंट्स पे चर्चा होनी जरूरी है। एंड आप उन वैलिड पॉइंट्स को भी अगर कंसिडर करें और उस पे अपनी रिमार्क्स दें तो हमारी ऑडियंस के लिए भी अच्छा रहेगा। ये कि फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पंजाब और कनाडा, पंजाब ऑफ कोर्स इंडिया और कनाडा, सर इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज और स्टेटस ऑफ जो लाइफ है, जो लाइफ की क्वालिटी है, उसमें तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। कनाडा में तो मतलब अच्छी सड़कें, अच्छा मौसम और गवर्नमेंट इतनी बेहतरीन और साफ सुथरा शहर। और इंडिया एकदम मेस, मतलब पंजाब, पर्टिकुलरली पंजाब में तो हमने भी देखा है कि बहुत बुरा इंफ्रास्ट्रक्चर और टूटी सड़कें और पानी नहीं है और अलग अलग तरीके की समस्याएं, गवर्नमेंट की कोई सुनवाई नहीं, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कोई सुनवाई नहीं है जनता के लिए। तो इन हालातों में कोई क्यों रहेगा सर पंजाब में? किसी को अगर मौका मिल रहा है कनाडा जाने का तो क्यों नहीं जाएगा? इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। नहीं सर, पर पंजाब का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल भी बुरा नहीं है। वी हैव गॉट वेरी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर हेयर इन पंजाब एज वेल एज इन मोस्ट ऑफ द पार्ट इन इंडिया। अब तो सड़कें हमारी बहुत अच्छी हो गई हैं, मतलब हमारे पास भी किसी चीज की कमी नहीं है। पंजाब इज डूइंग वेरी वेल इन एज फार एज इंफ्रास्ट्रक्चर इज कंसर्न्ड। ऑफ कोर्स इंप्रूवमेंट के बहुत चांसेस हैं, पर ये देखिए, ये एक बड़ा भोथरा तर्क है कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है। नहीं, ऐसा इतना खराब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारी सड़कें इतनी खराब नहीं है और आप अच्छी सड़कों के लिए किसी विदेश में नहीं बस जाते हैं। तो अच्छी सड़क कोई फैक्टर नहीं है। हाँ, आप ये बताइए कि आपको वहां बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की जब बात होती है, जी जी, मैं कह आपको रहा था वहां सर, अच्छा बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये नहीं कि मैं जी मैं अपनी बात कह रहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब सिर्फ सड़कें नहीं है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, अस्पताल ढंग के और स्कूल और बाकी सारी एजुकेशन। और जाहिर सी बात है जो आप कह रहे हैं कि आगे अच्छे जीवन के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज भी। जी हाँ, आप ये कहें कि वहां पे इनको लगता है कि ज्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज है या सब कुछ है, पर साहब ये देखिए, ये सरासर झूठ है। अगर हम ये कहें ना कि बेहतर अपॉर्चुनिटीज और उसके लिए बेईमानी है, ये यहां कनाडा जाने का एकमात्र कारण है कनेडियन डॉलर का 60 रुपए का होना। ओके। वहां पे वेजेस कनेडियन डॉलर में मिलती है और ये लोग कहते हैं कि हमको हमारी को जॉब अपॉर्चुनिटी दे। वहां जाके भैया तुम कौन सी जॉब करते हो ये तो बताओ। वहां जाके भी आप पेटी जॉब्स करते हैं, स्टोर्स में काम करते हैं, एयरपोर्ट्स पे काम करते हैं, पेट्रोल पंप्स पे काम करते हैं, ट्रक्स चलाते हैं और जितने भी लो लेवल के जो पेटी जॉब हैं, जिन्हें हम लेबर वाला काम कहते हैं ना, लेबर वाला काम करते हैं आप, लेबर वाली आपको सैलरी मिलती है। वहां पे सिर्फ एक आकर्षण है कि सैलरी कनेडियन डॉलर्स में मिलती है और किसी तरह गरीबी में पेट काट के एक एक डॉलर बचाते हैं तो वो बचत जो है साल भर में ठीक ठाक दिखने लगती है। क्योंकि अगर आप हर महीने 1000-2000 डॉलर भी बचाते हैं तो वो $24,000 हो जाता है। जी
तो ये तो अपॉर्चुनिटीज और ये सब भौथरे तर्क है, मैं नहीं, इनसे एक एग्री नहीं बात, करता हूँ। जिस जो जो पलायन होता है, तो ऐसा तो नहीं कि कोई बहुत गरीब तबका पलायन कर पाता होगा या कनाडा जा पाता होगा, क्योंकि वीजा, फ्लाइट्स, हर चीज का खर्चा जो है अगर प्रॉपर तरीके से जा रहा है तो ये भी लाखों में आता होगा। तो ये एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास आदमी ही, वो भी भाई यहाँ पे एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद ही जाता होगा, 12वीं कम से कम कर लेता होगा, उसके बाद ही तो जाता होगा। तो जी 12वीं जी। किया हुआ बच्चा भी वहां जाके क्या लेबर और ट्रक ड्राइवरी और मैकेनिकरी और ये सारे काम करने लगता है? ऐसा है क्या? देखिए, ये जितने भी आजकल जो जा रहे हैं ये स्टूडेंट वीजा पे जा रहे हैं। तो स्टूडेंट हाँ वीजा जी। पे इनका जो जाने जाने का खर्चा है वो 20 से 25 हजार रुपए है। तो हम्म। वहां जाके जब ये किसी कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, तो जो जो उनका जो ऑफिशियल वो है, वो 20 घंटे ये एक हफ्ते में काम कर सकते हैं अपना खर्च निकालने के लिए। तो हम्म। लीगली ये 20 घंटे काम करते हैं, और पेटी जॉब्स का मतलब ऐसा कोई स्किल वाला काम, भाई यहाँ तक का जो स्टूडेंट 12th पास करके गया है उसके हाथ में कोई स्किल तो होती नहीं है। तो वो किसी स्टोर हम्म। में काम कर लेगा, किसी पेट्रोल पंप पे काम कर लेगा, किसी रेस्टोरेंट में काम कर लेगा, कहीं वेटर लग जाएगा, कभी इस टाइप के छोटे मोटे काम करते हैं सिर्फ अपनी हम्म। पॉकेट मनी को सपोर्ट करने के लिए, और यही इनका स्किल लेवल होता है। फिर वहां जी। जब धीरे धीरे रहने लगते हैं 2 3 4 साल में, फिर जब अगल बगल का समाज समझ में आता है, तो फिर ये कोई ना कोई वहां पे स्किल सीख लेते हैं, और फिर वहां जी पे लेबर काम करने लगते हैं। सर, मैं एक छोटी सी बात करना, आपने अभी कहा कि 20-25 हजार रुपए का खर्चा है कनाडा जा या वहां पे अगर स्टूडेंट वीजा पे जा रहे हैं, पर वहां के 20 25 कॉलेजेस की लाख फीस रुपए का। लाख रुपए। ओके, मैं हाँ वही, मुझे वही ध्यान। जी। 20-25 लाख रुपए खर्च करके अगर कोई यहाँ से जा रहा है, किसी के परिवार की एक बड़ी पूंजी होगी वो, 20-25 लाख रुपए मतलब कई लोगों जी के कई सारे साल बीत जाएंगे तब जाके इतना ज्यादा पैसा इकट्ठा कर पाएगा। कमा तो लेगा लेकिन कमाई के साथ खर्चे भी होते हैं, तो इकट्ठा कर पाएगा सेविंग्स। 20-25 लाख रुपए सेविंग करने के लिए 2-3 करोड़ कमाना पड़ता है। खैर, और लेकिन फिर भी अगर 20-25 लाख खर्च करके, जैसे भारतीय परिवारों में या भारतीय पेरेंट्स की एक बड़ी बेसिक मेंटेलिटी होती है, जैसे बिहार और यूपी के भी परिवार के लोग अपनी जमीनें बेच कर जो बच्चों को तैयारी कराते हैं, कोई बच्चा अगर अधिकारी बन गया तो भाई पूरी जिंदगी संवर जाती है, कुछ ऐसा सोच है। तो अगर पंजाब के पेरेंट्स भी ये सोच रहे हैं कि मैं अपने बच्चे के लिए 20-25 लाख रुपए खर्च करके उसको कनाडा भेज दूं, तो और उसकी जिंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी, तो क्या है वाकई में ये जिंदगी बेहतर हो जाती है क्या? मतलब एक एक नेक्स्ट लेवल, जैसे हर, मेरा एक मानना है कि जैसे हर जनरेशन में एक जनरेशन होती है ऐसी, भाई सबके परिवार हैं, सबके परिवार हजारों साल से चलते चले आ रहे हैं, तो कोई एक जनरेशन होती है जो एफर्ट लगाती है, गांव से शहर में आती है, वहां से उस जनरेशन का एक फिर नेक्स्ट लेवल शुरू होता है आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो क्या ऐसा पंजाबी जो जनरेशन बाहर जाती है कनाडा, वो फिर एकदम नेक्स्ट लेवल अचीव कर लेती है, बदतर हो जाती है, बेहतर हो जाती है कनाडा जाके? देखिए साहब, सबसे पहले तो ना कि आप बेहतर जिंदगी को डिफाइन कैसे करेंगे। अगर आप इन बच्चों से या उनके पेरेंट्स से ये सवाल जब मैं पूछता हूं कि भाई बेहतर जिंदगी आप कैसे डिफाइन करते हैं, और क्या यहां अभी आपकी जिंदगी बदतर है कि हाँ। आप उसे और बेहतर बनाना चाहते हैं। भाई एक आदमी जिसको यहां खाना नसीब नहीं हो रहा, जो यहां झोपड़ी में रह रहा है, ठीक, वो वहां ठीक। जाके घर में रहने लग जाए साहब, उसको पेट भर खाना मिलने लगे तो उसकी जिंदगी बेहतर हो गई। पर जो यहाँ पहले से 10 20 50 एकड़ जमीन का मालिक है, उसकी लाखों रुपए की फसल बिक रही है, वो एक एयर कंडीशन घर में सो रहा है, अपनी फैमिली के साथ रह रहा है, तो आप सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि उसकी जिंदगी यहाँ बदतर क्यों है। आप उसकी जिंदगी को यहाँ बदतर, वो अपनी अपनी जिंदगी को यहाँ बदतर क्यों मानता है, और इससे वहां बेटर क्या मिलता है। मुझे आप सबसे पहले तो ये देखिए, मैं भी तो आखिर पंजाब में रहता हूं, मैं भी पंजाब में रहता हूं ना, एंड आई फाइंड माई लाइफ वेरी 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 गुड। अगर मैं तो आपको बता रहा हूं कि अगर मुझे आज कोई कनाडा भेज देगा ना, तो मेरी जिंदगी तो बदतर हो जाएगी। मतलब मैं तो मतलब तुरंत भाग आऊंगा वापस, हे भगवान मुझे ये कहां भेज दिया, नरक में भेज दिया मुझे तो। क्यों?
अरे भाई, मैं यहाँ पर भी बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ, मैं बहुत साफ सुथरे एटमॉस्फेयर में रहता हूँ। मैं यहाँ 4 घंटा बच्चों को पढ़ाता हूँ, बाकी 20 घंटा अपने लिए मेरे पास टाइम है। मैं लिटरेचर पढ़ता हूँ, वर्ल्ड सिनेमा देखता हूँ, वर्ल्ड म्यूजिक सुनता हूँ। हर चौथे दिन मैं अपनी बाइक राइड उठाता हूँ, अपने घूमने निकल जाता हूँ। हर शाम को मेरे पास फ्रेंड्स की महफिल लगती है, हम लोग 2-3 घंटे हा हा ही करते हैं। उसके बाद हांडी में मैं मटन बनाता हूँ, वो चारकोल में 3 घंटे में वो मटन पक के तैयार होता है। आपको लगता है कि मैं ये लाइफ इंग्लैंड में या अमेरिका में या कनाडा में अफोर्ड कर पाऊंगा? वहां तो सुबह तो 6 बजे क्या आप सुबह 6 बजे आप उठ के भागते हैं काम पे और रात को 10 बजे घर वापस आते हैं। कोई किसी को हेलो बोलने की फुर्सत नहीं है किसी को। तो मेरे जैसे व्यक्ति से अगर आप पूछेंगे तो मेरी तो जिंदगी कनाडा में जाके बदतर हो जाएगी। तो सब बेहतर और बदतर का हर व्यक्ति का अलग अलग क्राइटेरिया है। उनसे पूछो कि भाई आखिर आपके पास यहाँ ऐसा क्या नहीं है। भाई देखिए, जो बेहद गरीब परिवार का व्यक्ति है जिसको यहाँ खाना नहीं दे, तो वो ऐसा आदमी तो जा नहीं रहा। जो आदमी 25-30 लाख रुपया खर्च करके या समटाइम्स 50 लाख रुपया खर्च के अमेरिका जाते हैं लोग, डंकी लगा के मतलब पनामा के जंगलों से इलीगली जान जोखिम में डाल के लगाना, उसका 30-40 लाख का बजट है। तो 30-40 लाख रुपया लगा के आप अमेरिका जा रहे हैं, यूरोप के कंट्रीज में जा रहे हैं, इलीगली जा रहे हैं, दुनिया भर के दंत बंद हेरा फेरी करके जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस करके जा रहे हैं। मतलब मैरिजेस का तो इतना बुरा हाल है कि हम इसी डिस्कशन में आगे आप मुझसे पूछेगा तो मैं बताऊंगा कि क्या क्या कुकर्म नहीं करते वहां जाने के लिए। सगी बहनों से शादी करके लीगली, मतलब कोर्ट कागज में मैरिज करके जा रहे हैं। नहीं, इस पे हम अलग से चर्चा करेंगे तो सर, इस पे हम बहुत आएंगे, गरीब लोग तो बिल्कुल जा आएंगे नहीं कि रहे हैं। पहले मैं ये भी जानना चाहूंगा कि ये जैसे आपने बताया, आपने अपनी लाइफ के बारे में बताया, तो क्या आपकी लाइफ जैसा एक नॉर्मल मिडिल क्लास या एक वो भी क्या भारी संख्या में जा रहा है, यहाँ से यहाँ अरब के बने मैंने बनाए आपको काम धंधे पिछले छोड़ के वीडियो जा रहा मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि मैं ऐसे बीसियों लोगों को जानता हूं जो यहाँ 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपया महीना कमा रहे थे, यंगस्टर्स, वो जा रहे हैं। मैंने बताया था अरबपति फैमिलीज के बच्चे जा रहे हैं, है। वेल इस पे मेरा एक सेटल्ड लोग सवाल है, जा रहे हैं, बड़ी तो बड़ी क्या ये नौकरियां छोड़ के जा रहे हैं। क्या ये बहुत तगड़ा पीयर प्रेशर है, जिसके चक्कर में, जैसे पीयर प्रेशर में आदमी दारू पीना शुरू कर देता है, सिगरेट पीना शुरू कर देता है, खासकर बच्चे लोग जो यंगस्टर्स होते हैं, तो क्या ये पीयर यस, प्रेशर में ही वहां जा रहे हैं, और वहां से बुलाने वाले ये लोग कौन है जो इतना प्रेशर देके लोगों को यहाँ से बुला रहे हैं और बता नहीं रहे हैं कि कनाडा में इतनी बुरी लाइफ है, जबकि यही भाई जाहिर सी बात है, जो यहाँ से जा रहा है उसको दिखाया जा रहा है कि वहाँ बहुत बढ़िया लाइफ है, बहुत बढ़िया लाइफ है, आ जाओ आ जाओ। और जैसे ही वो आता है तो उसको जो शौक लगता है, जो भी है, मतलब क्या वहां कनाडा में रहने वाले जो लोग या जो ऑलरेडी पलायन कर चुके हैं, क्या वो भी इस पूरे रैकेट का हिस्सा है क्या, कि दे आर नहीं देखिए, ब्रिंगिंग मैं इन मोर? जी। उनको उनको इसके लिए हिस्सा या दोषी नहीं मानता हूं। वो तो एक जी। कुचक्र में फंसे हुए लोग हैं जो कि वहां जाके रह रहे हैं। जी। यहाँ पे रहने वाले लोगों को जिंदगी में सक्सेस का सबसे जो शॉर्टकट है ना, सबसे आसान तरीका लगता है, बस किसी, मतलब यहाँ पे लोग, बच्चों से मैं सुनता हूं कि बस बस जैसे ही अमेरिका पहुंचेंगे लाइफ से सेटल हो जाएगी, जैसे ही कनाडा पहुंचेंगे बस वहां पहुंचते ही अपन तो बस हमारे तो बस 5 उंगलियां घी में होंगी, सर कढ़ाई में होगा, मजा आ जाएगा जी। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वहां जाके तो स्ट्रगल इनकी शुरू होती है, और वहां पर ये हार्ड तोड़ दिन रात मेहनत करते हैं और अपने को गला देते हैं। मतलब लाइफ ना, कहते ना, बेहतर जिंदगी के लिए वहां पे मैं ऐसे 20-50 लोगों को जानता हूं जो अकेले में बैठ के रात रात भर रोते हैं, क्योंकि उनसे कोई मिलने जुलने बात करने वाला नहीं है, फैमिली से दूर बैठे हैं। वहां की सोसाइटी ऐसी है, वहां के उसके साथ के लोग होते हैं जो कि सारे के सारे डिप्रेस्ड है, और कोई किसी से बात ही नहीं कर रहा, किसी के पास फुर्सत ही नहीं है बात करने की। तो जो लोग बेहतर जिंदगी की चाह में वहां जाते हैं, वहां बेहद डिप्रेस्ड जीवन जीना पड़ता है उनको। हाँ, वो लोग जिनका वहां पे ऑलरेडी फैमिली का कोई रिश्तेदार वगैरह रह रहा है, उनको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है, थोड़ा सा, कि तो उनको ये तो बहुत ज्यादा अकेलापन निकलता है, या जाते ही कम से कम उनके पास रहने के लिए एक छत है, या एक सपोर्ट सिस्टम है, एक फैमिली का सपोर्ट है, थोड़ा सा।
इस पे जी सर ये है कि जो आपने बताया कि ये लोग डिप्रेशन में जीते हैं या इस प्रकार के अकेलेपन में जीते हैं, तो उसके लिए तो वहां पे कनाडा की सरकार ने सोशल सिक्योरिटी दे रखी है। वो तो बहुत ही अच्छा सिस्टम है कि भाई उनको जो इस तरीके का आश्रित है उसको बहुत सारी फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज और फ्री हेल्थ केयर और ये सारी चीजें मिलती हैं। तो वो तो बैठे बिठाए फिर उनको जब मिल ही रहा है तो क्या समस्या है। यहाँ तो यहाँ पे अगर आ जाएंगे तो अपना इलाज कैसे कराएंगे बूढ़े लोग। नहीं नहीं नहीं, देर इज नो फ्री लंच। ऐसा वहां पे खैरात नहीं बांट रही है कोई भी सरकार। जब आप पैसे कमाते हैं तो उसमें से आधी से ज्यादा सैलरी वहां की सरकार वहीं रख लेती है। खिलाओ बेटे, ये तुम्हारी सोशल सिक्योरिटी का, ये तुम्हारा मेडिकल इंश्योरेंस का, ये तुम्हारा इंश्योरेंस है, ये तुम्हारा मकान मालिक को जो देना उसका रेंट है, ये तुम्हारा बिजली का बिल है। $600 आपने कमाए थे, $1000 कमाए थे, आपके हाथ में आया 400, 600 सरकार ने काट लिया सोशल सिक्योरिटी अच्छा, के नाम पे, ये इसके नाम पे। ऑलमोस्ट 50% टैक्स तो एक स्लैब्स है। मिनट, वो वहां के नागरिकों के लिए है जो सोशल सिक्योरिटी है ना। ये जब जाते ही वहां के नागरिक नहीं हो जाते ना, उस प्रोसेस में तो टाइम लगता है। तो शुरू में तो ये वहां स्टूडेंट जाते हैं, फिर वहां 3 4 5 साल इनको लगता है वहां सेटल होने में। तो सोशल सिक्योरिटी की बात वेल सेटल्ड लोगों के लिए है, या जो लोग वहां 10 20 30 40 साल से रह रहे हैं उनके लिए है। जो एकदम हम्म, नया स्टूडेंट जाता है ना, देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे वेल सेटल्ड लोग जो अपने जीवन में यहाँ सक्सेसफुल है, वो वहां एक बेहतर जिंदगी के लिए कनाडा या ऐसे कंट्रीज में शिफ्ट होते हैं जहाँ लाइफ बहुत अच्छी है। फॉर एग्जाम्पल न्यूजीलैंड। मैं हम्म। 1 मिनट ना, मुझे थोड़ा सा एक बार जाना पड़ेगा, क्योंकि हाँ मैंने जी सर। आपसे कहा था 1 सेकंड के लिए मैं जाऊंगा। आप जाइए, मैं तब तक दर्शकों से बात कर रहा हूँ हाँ, क्योंकि दर्शकों से आप बात करते आपकी रहिए। जी अजीत जी की बात से मुझे एक चीज ये लग रही है कि होता क्या है कि जैसे दिल्ली में या आपके दिल्ली में जो है बहुत सारे यूपी से, बिहार से बहुत सारे लोग जो है वहाँ पहुंच जाते हैं। और वो फिर वहां की किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी का वो हो जाते हैं, वोट बैंक हो जाते हैं। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टी जो है उन लोग को आने देती है। मतलब उनको भी फायदा है कि लोग आए यहाँ पे। जैसे यूएस में होता है कि डेमोक्रेट्स जो हैं और रिपब्लिकन्स जो हैं, दोनों में मेन बात यह है कि डेमोक्रेट्स जो बाहर से माइग्रेशन करके आ रहे हैं, लैटिन या मैक्सिकन। मैं ये कह रहा था सर कि जैसे कुछ कुछ जगह होती हैं जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज जो इमिग्रेंट्स हैं उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हैं, जैसे दिल्ली में भी। और उनके लिए फायदेमंद होता है कि बाहर से लोग आए। जैसे बंगाल में बांग्लादेशियों को बुला के बसाया गया, आसाम में बसाया गया, ताकि वो पॉलिटिकल पार्टी का वोट बैंक हो जाए। ऐसे ही जी अमेरिका में, यूएस में डेमोक्रेट्स जो है वो इमिग्रेंट्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। क्योंकि वो इमिग्रेंट्स को सपोर्ट करते हैं तो इसीलिए जो बाहर से इमिग्रेंट आता है वो उनका एक वोट बैंक हो जाता है, और उससे उनको अपना वोट बैंक बढ़ाने में हेल्प मिलती है। तो क्या कनाडा की भी पॉलिटिकल पार्टीज ये चाहती हैं कि यहाँ से लोग भर भर के आते रहें, आते रहें, आते रहें, और वो मतलब वो एक क्या यहाँ के लोग जो है देखिए, वहाँ के पॉलिटिकल पार्टियों के भी एक चारा है क्या कि नहीं, एक वहां सिस्टम पे चल रहा वो है देखिए, जी। कनाडा की समस्या यह है कि कनाडा बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। और जी। वहां पे बहुत वास्ट लैंड्स हैं जहां जहां कोई रहता नहीं है। वहां की हम्म पूरी जनसंख्या जो है वो गिने चुने 4 6 10 सेंटर्स पे रहती है। तो कनाडा को ऐसे स्किल्ड लोग चाहिए जो आए और हम्म उनकी वीरान बस्तियों को बसाएं। तो उन वीरान उनकी जगहों को बसाएं, ऐसे कनाडा का ये इंटरेस्ट है, इसलिए वो इमिग्रेंट्स को अलाउ करते हैं। जी हमारा क्या है कि हम, मेरा देखिए, मेरा जो जी। मेन कंसर्न है, मैं व्हाई आई एम सो वोकल अबाउट दिस प्रॉब्लम, कि हम्म आप एक बसे 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 बसाए चमन को उजाड़ के, जी। पंजाब भारत का सबसे खुशहाल देश है, उसको उजाड़ के किसी दूसरे का चमन बसाने जा रहे हो साहब। हम्म इतने बड़े कनाडा में 2.5 3 करोड़ लोग रहते हैं, उनको चाहिए कि भैया, हिंदुस्तान से 3 गुना बड़ा है। हम्म आबादी है सिर्फ दिल्ली और हमारे एक स्टेट जितनी, छोटे से स्टेट जितनी। इतना विशाल देश और रहने वाला कोई है नहीं। तो उनको तो ज्यादा से ज्यादा लोग चाहिए, पर वो एक तो सबको बुलाना नहीं चाहते।
स्किल्ड लेबर, उनको स्किल्ड आदमी चाहिए। हमारा यूथ, हमारी क्रीम है, अच्छा हमारा ये बसा बसाया चमन है, गुलजार है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। परसों न मैं सुल्तानपुर लोधी एक कॉलेज में, मैं और उस कॉलेज के जो चेयरमैन थे वो मुझे, मैं उनके साथ वहां पे टहल रहा था, तो मैंने देखा कि वो इट इज अ कॉलेज फॉर विमेन। तो उन्होंने करीब 14 बड़े बड़े हॉल्स नए बनाए थे और वो हॉल कंप्लीट होकर रेडी थे। तो मैंने पूछा कि अब तो इस कॉलेज में तो बहुत काफी जगह हो गई है, तो क्या अब आपको और नई सीट्स भी अलॉट होंगी क्या यूनिवर्सिटी की तरफ से? उन्होंने बोला अरे नहीं कुछ नहीं, ये तो बेकार है, सीट्स कहाँ भरनी है, ये तो है ही नहीं कुछ। मैंने कहा क्या हुआ? मैंने पूछा आपके पास कितनी सीटिंग कैपेसिटी है इस कॉलेज में? कहते 1500। 1500 लड़कियों के कॉलेज में 1500 सीट्स। मैंने पूछा एक्चुअली कितनी पढ़ती हैं आपके यहाँ? कहते 120। अरे मैंने कहा इतनी कम? फिर मुझे ध्यान आया कि अरे हाँ, तब तो 12th करके तो सब कनाडा चले जाते हैं, तो यहाँ कौन पढ़ेगा? तो मैंने कहा पहले कितनी थी? पहले 625 थी। आज से 4 साल पहले एसडी कॉलेज फॉर विमेन में 625 बच्चियां पढ़ती थी। आज वहां सिर्फ 120 पढ़ती हैं। और आज आप उस कॉलेज को देख के आइए, इट लुक्स लाइक अ घोस्ट बिल्डिंग। भुतहा उजाड़ बियाबान एक बिल्डिंग है शहर के बीचों बीच, जिसमें 1500 बच्चों की कैपेसिटी का कॉलेज है, जिसमें 120 बच्चे पढ़ते हैं। उसको छोड़िए, आप आइए दोआबा कॉलेज, खालसा कॉलेज जलंधर, वेरी 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 प्रेस्टिजियस कॉलेज, 2200 सीट्स। किसी जमाने में वहां एडमिशन लेने के लिए मिनिस्टरों की सिफारिशें लगती थी। मेयर सिफारिश करता था तब जाके किसी तरह बच्चे का एडमिशन होता था। स्पोर्ट्स कोटे में लोग एडमिशन करने के लिए तरसते थे। आज वहां सब बड़ी मुश्किल से, बड़ी मिन्नतें करके 600 700 800 सीटें भरती हैं, 1200 1400 सीटें खाली जाती हैं। आपको मालूम है पंजाब के सारे जो है डेंटल कॉलेजेस खाली पड़े हैं। 70, अभी फर्स्ट काउंसलिंग हुई है, 70% गवर्नमेंट और प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस की सीट्स नहीं भरी हैं पंजाब में। सारे बीएड कॉलेज खाली पड़े हैं, सारे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस खाली पड़े हैं, सारे मैनेजमेंट कॉलेजेस खाली पड़े हैं, एकदम बिल्कुल। मतलब कई ऐसे मैनेजमेंट कॉलेज है जहां एक भी स्टूडेंट नहीं पढ़ता। क्या ह्यूज कैंपस! जो कपिल सिब्बल ने जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस और मैनेजमेंट कॉलेजेस खुलवाए थे, कम से कम 1000 कैंपस पंजाब में ऐसा होगा जो बिल्कुल बियाबान, जहां आज चमगादड़ उड़ते हैं। तब हम अपना बसा बताया देश छोड़ के, हम अपना इतना इसको हम तो रंगला पंजाब बोलते हैं। हमने रंगला पंजाब को जो है घोस्ट टाउन बना दिया और हम जाके कनाडा बसा रहे हैं। सर, एजुकेशन की जब आपने बात की तो मुझे ये ख्याल आया कि जो बच्चे हैं वो कम खर्च में तो यही एजुकेशन ले सकते हैं, ग्रेजुएशन कर सकते हैं। मान लीजिए जाना भी हो कभी तो अपनी स्किल डेवलप कर लें यहीं पे, ग्रेजुएशन यहाँ कर लें। तो क्या कनाडा में ये मान्य नहीं होता? क्योंकि 20-25 लाख रुपए अगर खर्च करके आदमी कनाडा में पढ़ रहा है और यहीं पे आदमी आराम से 4-5 लाख 10 लाख में आराम से पढ़ सकता है, तो ये कॉस्ट बचा के वो लोग बाद में जाने का उपक्रम क्यों नहीं करते हैं? ये 12th के बाद ही भागने का कौन सी आग लगी हुई है? ये ना, इट इज अ फार्स। स्टूडेंट वीजा सिर्फ कनाडा में घुसने का एक रास्ता है। पहले ये विजिटर्स वीजा पे जाया करते थे पंजाबी, उसके बाद इन्होंने शादियां करके जाने लगे स्पाउस वीजा पे। तो फिर हम्म। विजिटर्स वीजा के मामले में अमेरिका, इंग्लैंड या कनाडा की गवर्नमेंट्स बहुत सख्त हो गई। वो उन्होंने विजिटर्स वीजा ही देना बंद कर दिए, टूरिस्ट वीजा। तो फिर ये शादियां करके जाने लगे। वहां पे शादियों के रिश्ते में इतने फ्रॉड हुए, इतने फ्रॉड हुए शादियों को लेके। हजारों लाखों लड़कियां जो है यहाँ से ठगी गई। वहां से विदेशी एनआरआई दूल्हे आते थे, यहाँ की लड़कियों को बेवकूफ बना के उनसे शादियां करके उनको यहीं छोड़ के चले जाते थे। शादियों के नाम पे इतने फ्रॉड हुए, ये सिलसिला 40 साल चला। फिर वो शादियों वाला मार्केट जब बंद हो गया तो अब इन्होंने एक नया तरीका ये ढूंढा है कि फिर कुछ दिन डंकी लगा के गए, कुछ साल डंकी तो खैर अब भी चलती है। तो फिर अब ये पिछले 4 5 6 7 साल से स्टूडेंट वीजा
पे कनाडा में घुसने का ये उपक्रम है। वहां कोई पढ़ाई लिखाई करने कोई नहीं जाता। 99% ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर नॉट देयर फॉर स्टडीज। वहां तो एक स्टडी का बहाना है, आप कनाडा में किसी तरह घुस गए, वहां तो जाते ही नौकरियां पेटी जॉब्स करने लगते हैं। तो मेरा जो दर्द है वो ये है कि मैंने पिछले वीडियो में भी यही वर्ड यूज किया था कि हमारा सोना जो है वो पीतल के भाव बिक रहा है। हमारे इतने टैलेंटेड बच्चे, हमारा वो बच्चा जो यहाँ साइंटिस्ट हो सकता था, जो यहाँ बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर हो सकता था, वहां किसी स्टोर में झाड़ू लगा रहा है, वहां टॉयलेट साफ कर रहा है। मेरे इस टॉयलेट साफ करने पे कुछ लोग बहुत चिढ़ते हैं। अरे मैंने कहा भैया जो सच्चाई है उसको स्वीकार करने में आप लोगों को क्या दिक्कत होती है? वहां नहीं, पे ये उसके क्या लिए करते हैं, अपने स्टोर चलाते हैं, वहां जेनिटर्स थोड़ी ना मिलते हैं, तो खुद ही तो ये टॉयलेट साफ करते हैं उनकी। जितने लोग पेट्रोल पंप चलाते हैं तो पेट्रोल पंप पे दे हैव टू मेंटेन अ वेरी गुड टॉयलेट, उसकी सफाई कौन करता है? वहां वो ट्रक ड्राइवर आते हैं, कोई बाहर पॉटी कर जाता है, कोई वहां वॉमिट कर जाता है, तुम ही तो साफ करते हो। ठीक है, तो मैंने कहा यार जो लड़का हमारा यहाँ एंटरप्रेन्योर हो सकता था, जो यहाँ बिजनेसमैन हो सकता था, वो वहां जाके किसी का टॉयलेट साफ कर रहा है, वहां जाके पेटी जॉब कर रहा है। दे आर वेटिंग ऑन द टेबल्स। जी, ये जैसे आपने कहा कि ये एक एक जस्ट मींस टू एन एंड है, स्टूडेंट वीजा कि कनाडा में घुसने के लिए जस्ट अ मींस। तो एंड की तो हमने बात की ही है और हम शायद आगे भी करेंगे, बिकॉज दिस इज अ वेरी सीरियस टॉपिक एंड दिस नीड्स अ लॉट ऑफ डिस्कशन एंड कन्वर्सेशन एंड सम एनेक्डोट्स। कुछ लोग को और भी हम लेके आए वीडियो पे जो अपनी ये बातें कहें, अपनी कहानियां खुद ही बताएं। बट मैं अगर सिर्फ मीन्स की बात करूं कि ये तमाम तरीके आपने बताए जिससे ये पंजाब से कनाडा जाने के फ्रॉड तरीकों में, मतलब बुद्धि लगा रहा आदमी। कबूतरबाजी हमने एक शब्द सुना, बहुत बड़े बड़े लोग फंसे कि यहाँ हाँ, से कबूतरबाजी बहुत पंजाब हुई। से। हाँ जी। तो ये कुछ मीन्स के बारे में बताएंगे सर कि ये कौन कौन से फ्रॉड तरीके हैं जिसमें लोगों की जिंदगी बर्बाद हुई है? एक बेहतर भविष्य की तलाश में आज की जिंदगी बर्बाद करने का जो ये प्रक्रिया है, जो मीन्स है कि शादी कर ली और इधर शादी कर ली और उधर छोड़ दिया, इधर सर, डाइवोर्स कर लिया, मतलब जिंदगी क्या कर रहे हैं? और ये 18 साल के बच्चे, 20 साल के बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा है। जिंदगी बर्बाद करने वाला एक बताता हूं। पंजाब में एक रैकेट चल पड़ा है जो कि जितने भी आइलेट सेंटर्स चल रहे हैं वो उन सबका डाटा कलेक्ट करते फिरते हैं, एजेंट्स हैं गांव गांव में। कोई भी लड़की जो किसी आइलेट सेंटर में पढ़ रही है उसका वो पहले डाटा कलेक्ट करेंगे, उसके बाद उस पे निगाह रखेंगे कि ये कब आइलेट्स क्लियर करती है। जैसे ही उसका आइलेट्स का रिजल्ट आता है तो उनको पता लग जाता है कि फलानी गांव की फलानी लड़की ने 6.5 या 7 बैंड्स आइलेट्स में ले लिए हैं, अब ये एलिजिबल हो गई कनाडा जाने के लिए। तो साहब फिर वो उस अब हर लड़की के पास 25-30 लाख रुपए तो है नहीं उसके पिताजी के पास, तो या तो वो अपनी 1 एकड़ जमीन बेचे। तो कुछ पेरेंट्स ने तब एक शॉर्टकट ढूंढ लिया है लड़कियों ने कि वो शादी करके कनाडा जाएंगी साहब। अब शादी में क्या है कि जो लड़का है, ट्वेल्थ के ऐसा बाद लड़का की जो लड़कियों खुद की आइलेट्स। शादी, 12th पास करने के बाद ही जो हाँ हाँ, लड़कियां यस उनकी यस, शादी। 12th पास 18 साल पहले एज थी ना। अब इसमें भी एक बहुत बड़ा वितंडा खड़ा हुआ है कि मोदी ने हमारे बच्चों का की जिंदगी बर्बाद करने के लिए शादी की उम्र बढ़ा के 18 से 21 साल कर दी। अब हमारी लड़की कैसे जाएगी कनाडा? मोदी तो हमारा दुश्मन है। तो तब वो करते कहते कि तब जैसे ही 18 साल की लड़की हुई तो उसकी शादी कर दी, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, फर्जी मैरिज। उस मैरिज में असल में लड़की ने 20-25 या 30 लाख रुपए लिए हैं। उसमें बकायदा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि आप हमारे बेटे को भी, हमारे निकम्मे नकारा अनपढ़ गंवार बेटे को भी इंग्लैंड लेके जाओगे, क्योंकि बेटा जी खुद तो आइलेट्स में 6.5 बैंड ले नहीं सकते। अगर वो खुद आइलेट्स में 6.5 बैंड ले लेता, अगर वो थोड़ा भी पढ़ा लिखा होता है, APPLE एप्पल भी पढ़ना आता उसका उसको, तो वो तो खुद ही चला जाता, वो किसी लड़की को 30 लाख रुपए क्यों देगा? तो साहब उस लड़की से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होती है, कुछ मैरिज असली भी होती हैं। आप ये बताइए ना कि तो सौदा हो गया ना लड़की का, हो गया कि नहीं हो गया?
बिल्कुल एक होगी। लड़की, अच्छा एक लड़की जो पढ़ी लिखी है, जो फर्राटे से अंग्रेजी बोल रही है, उसको आपने एक ऐसा आदमी गले बांध दिया, ऐसा लड़का गले बांध दिया, द वन हु इज अ लूजर। अच्छा, पता लगा उसने भी 30 लाख रुपए कर्जा करके जमीन बेच के उस लड़की से वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है। तो योर डॉटर, एक लड़की की क्या मजबूरी है कि शी इज फोर्स्ड टू मैरी अ लूजर, जो अपना नाम नहीं लिख सकता इंग्लिश में, 30 लाख रुपए के लिए। ये क्या है? इजंट, अच्छा आप ये इसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग मानेंगे कि नहीं मानेंगे? इट इज ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इट इज समबडी ये हु इज विक्रम इससे बेताल बड़ी की कहानी विडंबना चल क्या रही है होगी? तो। अब क्या है सर साहब, विक्रम बेताल की लड़की तो कहानी है। लड़की की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हो गई या असली भी, कुछ मैरिज, कुछ केसेस मैंने एक ऐसी भी मैरिज देखी जो असली मैरिज हुई थी। कोई लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद किया, उन्होंने बता बता, इट वॉज अ वेरी गुड कपल, बेहद खूबसूरत कपल, वो भी शादी हुई, वो भी दोनों फिर लड़का लड़की दोनों गए। उस केस में लड़का अनपढ़ नहीं था, लड़का भी आइलेट्स वाला था, लड़की भी आइलेट्स हम्म। वाली, फिर दोनों का स्टूडेंट वीजा लग गया और पेरेंट्स ने जो है अपने लड़के को उधर से वीजा मिल गया, लड़की को तो वो तो एक स्वस्थ मैरिज थी कि बच्चे बच्चे जा रहे हैं तो ठीक है मैरिज कर दो यार, हमें अपनी बेटी की चिंता तो नहीं रहेगी ना, अपने हस्बैंड के साथ वहां रहेगी ना, चलो ये तो बड़ी अच्छी बात थी। पर जब आप सौदा करके, अपनी बेटी का सौदा करके 25-30 लाख रुपए में, अब इससे बुरा मीन्स क्या होगा आप बताइए? तो ये नंबर्स कितने होंगे सर, मतलब ये कितनी ज्यादा ये फ्रॉड मैरिजेस हो रही होंगी? Thousands and thousands and thousands, thousands। वो बेअंत कौर और लवप्रीत सिंह लाडी का जो अभी बहुत चर्चित केस हुआ था, उसमें ऐसे ही बेअंत कौर की शादी लवप्रीत सिंह लाडी से कर दी गई, फिर बाद में जो भी प्रॉब्लम थी कोरोना की वजह से वो लड़का वहां नहीं जा पाया, स्पाउस का वीजा नहीं लग पाया, जो भी था, वो लड़की जो है वो तो कहती है कि मैं इसके फोन उठाती थी, ये कहता था अभी इन्होंने फोन ही उठाने बंद कर दिए थे, क्योंकि वो कहते हैं कोरोना के कारण मुझे खुद काम नहीं मिल रहा था या मैं इसकी फाइल नहीं लगा पाई स्पाउस वीजा में। खैर जो भी हुआ, वो लड़का डिप्रेशन में चला गया बेचारा बच्चा, एंड ही कमिटेड सुइसाइड। इतना बड़ा, इतना एक हृदय विदारक केस था, जहां एक बच्चे की जान चली गई और एक लड़की का जीवन बर्बाद हो गया। क्या उम्र कसूर रही क्या होगी था? इन दोनों की? क्या उम्र रही थी लड़के की, जैसे क्या बीस उम्र बाईस थी साल लड़के की? 20-22 साल, लड़की 18-19-20 साल की। ये क्या फितूर क्या? अभी तक मुझे ये हल्का लग रहा था कि ये बच्चों में ही आपस में बड़ी वो है कि नहीं शाम को बाहर जाना है, वो पेरेंट्स पे प्रेशर डाल रहे होंगे कि हम पे खर्चा पूरा करिए, का हमको बाहर पूरा लेके जाइए। समाज, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये पेरेंट्स की तरफ से ज्यादा बड़ा प्रेशर है बच्चों पे कि तुमको बाहर जाना है चाहे जैसे जाना है। बिल्कुल पूरा समाज। मैं आपको एक बड़ी विडंबना बताता हूं, ये इस पेरेंट्स क्यों पागल हुए पड़े हैं? ये क्या है, ये क्या मानसिकता है कि भाई बाहर भेजना है और बाहर भेजने के लिए इस तरीके की हरकतें अपने बच्चों के साथ? ये तो पागलपन हुआ। बिल्कुल, ये अपने आप अपने बच्चों को बेच रहे हैं भाई, बच्चों को दांव पे लगा रहे हैं अपनी सुख सुविधा के लिए, अपनी संपन्नता के लिए। जबकि आप यहां पंजाब में बहुत खुशहाल जीवन जी रहे हैं, मतलब मुझे रश्क होता है कितनी शानदार जिंदगी जीते हैं। मतलब ये तो मानना पड़ेगा कि पंजाबी, उनको जीना आता है, ये मानना पड़ेगा। दे लिव लाइफ किंग साइज, क्या मस्त मौला जिंदगी होती है इनकी। इसके बावजूद वो इतने डिससेटिस्फाइड है अपने देश से, अपने धर्म से, अपनी संस्कृति से, अपना सब कुछ त्याग के, सब कुछ बेच के, सब कुछ छोड़ के पीछे दे वांट टू गो टू कनाडा। इनसे पूछो आप क्या कीमत चुका रहे हो कनाडा जाने की, आपने कभी सोचा है? आज से 3 जनरेशन बाद ये बच्चे इंडियन रह जाएंगे, ये बच्चे पंजाबी रह जाएंगे, क्या ये बच्चे सिख रह जाएंगे? आप गारंटी लेते हैं? आप आज कनाडा माइग्रेट कर जाइए, आपका 3rd जनरेशन बच्चा हिंदू या सिख रहेगा, आपको गारंटी है इस बात की? सर इस पे तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आजकल तो शायद सिख टू क्रिश्चियनिटी बहुत तगड़ा डायरेक्ट कन्वर्जन चल रहा है, यस, जिसमें आपको वीजा दे मालूम दिया है? जाता है कि भैया वीजा लो, क्रिश्चियन हो जाओ और वीजा लेके निकल लो, या यस यस, वीजा एक वहां पे नाम की एक जलेबी वहां लटकाई पे जाती है। चंगाई सभाओं में हो तो तेरा वीजा लग जाऊगा, वीजा लग जाऊगा, तू कन्वर्ट हो जा, यीशु मसीह की कृपा हो जाएगी, तेरा वीजा लग जाऊगा।
इस लालच में लोग कन्वर्जन हो रहा है पंजाब में, इनकी नाक के नीचे हो रहा है। वीजा इज अ वेरी बिग अट्रैक्शन, यीशु मसीह की कृपा हो जाएगी। चन्नी खुद भी क्रिप्टो है, नहीं ऐसा वो कहा जाता है। ये सब फालतू के अफवाहें हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। जी वोट लेने के लिए जी तो हर जगह जाएंगे ही ना। सुबह गुरुद्वारे में जाते हैं, फिर उसके गुरुद्वारे में मत्था टेक के फिर मंदिर में जाते हैं, मंदिर से फिर चर्च में जाते हैं। सबका वोट चाहिए साहब। नहीं, जिस पर सोनिया जी की कृपा हो वो खैर शक तो हो नहीं ही नहीं, जाता है, खैर ऐसा कोई ऐसा नहीं। कुछ नहीं है, सब अफवाहें जी, हैं वो, वेरीफाइड। बिल्कुल। बट स्टिल इट इज हैपनिंग इन थाउजेंड्स की कन्वर्जन हो रहा है सिख धर्म से सीधे क्रिश्चियनिटी में, किसी को नाक के कान पे बिल्कुल जू भी नहीं नहीं, देगा, और उसके ये तो वीजा के देखिए, चक्कर में ज्यादा उसके और उसके और बहुत से कारण हैं। वो एक है। अलग विषय हो जाएगा। हालांकि ये वो एक अलग विषय हो पंजाब जाएगा, वी में विल। जी, कन्वर्जन पे पूरा 1 घंटे का कार्यक्रम करने की जरूरत है। उस पे हम अलग इट्स से बात आपने करेंगे। आज छेड़ दिया, मैं आपको आज याद दिलाऊंगा कि इस पे भी, इस विषय पे भी हमको बात करनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बिल्कुल विषय है। बिल्कुल, ये अलग विषय है। अब तो आज हम मैं जो है आखिरी बात, कनाडा के माइग्रेशन पे ही रखते हैं इस टॉपिक को। मैं बात आपकी सही है। मैं एक छोटी सी बात ये पूछना चाह रहा था कि हमने अक्सर ये सुना कि ये पंजाबी और सिख और सरदार और ये जो कौम है ये बहुत मेहनती, हाड़ तोड़ मेहनत, और भारत के दुनिया में हर जगह पाए जाते हैं। लखीमपुर तराई के जंगलों को काट के इन्होंने खेत बनाए और बहुत बहुत मेहनत की, और मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है। तो पर अब जो है क्या कहते हैं, एक विषय मैं और जानना चाह रहा था कि पंजाब में भी इन्होंने खेती की जबरदस्त आजकल, तो वहां पे इतना ज्यादा पेस्टिसाइड और इतना ज्यादा पोल्यूशन कर दिया, वाटर बहुत खराब हो गया है। क्या ये सब भी कारण है इनके बाहर जाने के क्या? क्योंकि नहीं, एक पूरी ट्रेन चलती, कैंसर ट्रेन चलती, गंगानगर जाती है और इस तरीके की वो चीजें। उससे बचने के लिए ये तो इन्होंने खुद खराब की है। पराली हाँ, तो ये ठीक खुद भी नहीं जलाते करना हैं चाहते। ना। यही एक मिनट, पेस्टिसाइड ये खुद डालते हैं या किसी ने इनको डंडे से पेस्टिसाइड डलवा दी? पानी का भाई, धान इनकी फसल नहीं है। इस इलाके के लिए धान सुटेबल फसल नहीं है। इसके बाद इन्होंने अपने वाटर लेवल की बिल्कुल चिंता नहीं की, और पिछले 30 साल तक ये जबरदस्त धान की खेती करते हैं। वाटर टेबल जाता है, जाए बाढ़ में जाए, चूल्हे बाढ़ में जाए, पूरा पंजाब रेगिस्तान बन जाए, इन्हें कोई मतलब नहीं है। 200-200 फुट नीचे चला गया वाटर लेवल, इनको कोई मतलब ही नहीं है। पेस्टिसाइड से इन्होंने मारा कि अपनी पूरी की पूरी खाद्यान्न, अपना पूरी की पूरी जमीन को जहरीला बना दिया। इनको मतलब नहीं है, पैसे आने चाहिए। हमें उस खेत से लाख रुपया मिलना चाहिए, चाहे वो खेत बंजर हो जाए, चाहे सारी दुनिया उस अनाज को खा के मर जाए। ये तो पंजाब की कृषि का एक बहुत ही इस स्याह पे भी बात पहलू है। होगी, इस इस पे पे भी भी बात अलग होगी सर, से। इस पे भी। हाँ जी, मैं आखिरी पर बात कहूंगा क्योंकि 40 मिनट हो गए हैं। अमेरिका सेटल होने का ये हम्म। कारण नहीं है, सबसे पहली बात। नहीं नहीं, कुछ कि लोगों ने भाई, कमेंट में ये कहा था, कुछ लोगों ने कमेंट में ये बात कही थी, इसलिए मैं ये पॉइंट ला रहा हूँ नहीं कि नहीं, कुछ एक लोगों ने मिनट, पॉइंट में कमेंट में वो खैर नहीं। लोग कहते हैं, कमेंट्स मैंने भी पढ़े थे, यहाँ करप्शन बहुत है। अरे भैया, यहाँ जो भाई पंजाब में करप्शन बहुत है। करप्शन करने कौन आया? सिंगापुर से कोई आया? जापानियों ने आके यहाँ करप्शन फैलाया? अरे करप्ट तो तुम खुद हो। जो अधिकारी है वो भी तो तुम्हारा भाई, बेटा, बाप, भतीजा ही है। पंजाबी ही है ना वो कोई। और जिससे वो पैसे ऐंठ रहा है, हड़प रहा है, वो भी कोई पंजाबी है। तो तुम पैसा दे रहे हो, कोई पंजाबी तुमसे पैसा ले रहा है, तो ये करप्शन तो तुम्हारा है ना, तुमने क्रिएट किया है। ऐसे एक मिनट, अभी 20 तारीख को यहाँ चुनाव होके भी हटा है। क्यों नहीं आपने बिना पैसे के, बिना दारू के वोट दे दिया? 1500 रुपल्ली में तुम्हारे परिवार का वोट बिका है, फिर तुम करप्शन को रोते हो? और जो संपन्न था उसने पैसे दे के वोट खरीदा है। अच्छा एक मिनट, करप्शन है ना, 3 करोड़, ये ये करप्ट 3 करोड़ जगह कनाडा में बस जाएंगे तो वहां करप्शन नहीं बचा देंगे? आज कनाडा में कौन सा करप्शन नहीं है जो इन्होंने नहीं फैलाया? आप बताइए। अभी पीछे मैं एक वीडियो देख रहा था, रात को 12 बजे वो मकान मालिक आके अपने लड़कों, अपने टेनेंट से लड़ रहा था। क्यों भाई, तुम्हें बिल्कुल भी सिविक सेंस नहीं है क्या? तुमको तो साले, तुम तो आवारा हो, तुमको तो कुछ करना नहीं है, कॉलेज कॉलेज जाते नहीं हो। हमको तो सुबह 6 बजे काम पे जाना है, रात को 12 बजे इतनी ऊंची ऊंची साउंड में गाने सुन रहे हो, सड़क पे गेड़ियां मारते हैं रात को 12 बजे, वहां चिल्लाते हैं। जिस मोहल्ले में ये लड़के, वहां स्टूडेंट्स रहते हैं, वहां के मोहल्ले वालों को जीना हराम हो जाता है। एक मिनट, कहते ना, एक ने शिकायत की थी, यहां तो कभी भी कोई सड़क जाम करके बैठ जाता है। अरे तुमने नहीं सड़क जाम कर रखी, पूरा कनाडा जाम कर रखा है।
ट्रक वालों ने, तुम ही तो हो। तो जितनी यहाँ भी गंदगी, जिस गंदगी से, यहाँ भी एक मिनट, यहाँ भी इन्होंने ही की थी। जिस गंदगी से भाग के आप इंडिया से कनाडा गए, वो तमाम गंदगी तो आपने वहां फैला दी। ऐसा हम्म, कौन सा बेईमानी का काम है जो आप वहां नहीं करते? आप बताइए। जी। 30 दिन की वहां रिटर्न पॉलिसी है, इनकी वजह से हुई है। पहले मैंने सुना 90 दिन की थी। आप कोई भी सामान लाइए, 90 दिन में वापस कर दिए। जब इंडियंस वहां जाके बेईमानी कर लेंगे तो उन्होंने वो पॉलिसी, ये आपने पिछली बार बताया था ये मैंने इसको। आपको पिछली बार जी बताया था। तो ये जी। बेईमानी भाई, तो तुमको इंडिया के करप्शन से ही तो दिक्कत थी ना। वो सेम करप्शन जाके तुमने कनाडा में फैला दिया। आपको क्या लगता है कि आज से 10 साल बाद कनाडा विल बी द मोस्ट करप्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज many Indians are living there. एंड दे आर आल्सो एक बिकमिंग द लालू का एक लीडर्स बड़ा ओवर देयर। मशहूर चुटकुला है, सुनिए। लालू से एक जापानी आया, उसने बिहार को देखा तो उसने बोला, अरे क्या शानदार देश है भाई, मेरे को दे दो, साला 2 साल में इसको जापान बना दूंगा। तो ललुआ ने सुना, बोला इनमें कौन बड़ी बात है, हमको जापान दे दो, 2 साल में बिहार बना दूंगा। ये है तो राइट। चुटकुला। जी। तब 10 साल में आप पंजाब बना दोगे, इंडिया बना दोगे कनाडा को। क्यों? क्योंकि लाखों करप्ट, मतलब कौन सा करप्शन आप यहां नहीं करते हो वहां जाने के लिए? जितनी हेरा फेरियां, जितने दंड फंद हैं, वो सब करके वहां जाते हो। तो सो मेनी करप्ट पीपल आर गोइंग देयर। जी। उस देश का भट्टा क्यों नहीं बिठा दोगे तुम? तो ये फालतू के तर्क देना बंद करें कि साहब यहाँ पे करप्शन है, हम इसलिए वहां जाते हैं। अब आ जाइए जॉब अपॉर्चुनिटीज पे, आप कुछ पूछ रहे थे। मैं ये कह रहा था, चूंकि ये समय हो गया है, हम इस वीडियो को फिर थर्ड पार्ट भी इसका करेंगे, बिकॉज बहुत सारे इसके मल्टीपल एस्पेक्ट्स आ रहे हैं। और आखिरी बात करके मैं आपके क्लोजिंग रिमार्क्स करके 2 मिनट का, और उसके बाद ये वीडियो एंड करते हैं। काफी नहीं, एक लंबा हो बड़ा, गया है, जो कि अक्सर आपके वीडियोस नहीं होते हैं। जी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हम करना जी चाहते थे। एक, जी। ये लोग कहते हैं कि साहब यहाँ पे जॉब्स नहीं है, जॉब हाँ अपॉर्चुनिटीज नहीं है। जी। भैया, तुम वहां जाके कौन सा कलेक्टर लग जाते हो? वहां पे जाके भी तो पेटी जॉब्स ही करते हो, जी। हैं? वहां पे जाके कौन सा कलेक्टर लग जाते हो? और जॉब्स कौन क्रिएट करेगा? जो जॉब्स यहां क्रिएट हो सकती थी, एंटरप्रेन्योर ही तो जॉब क्रिएट करेंगे ना। हाँ, यहाँ पे नहीं, एक लड़का रेस्टोरेंट चलाता था तो 10 लोगों को के लिए जॉब क्रिएट करता है। जी। तुम वो रेस्टोरेंट बंद करके कनाडा भाग गए, तो तुम तो सिर्फ कनाडा नहीं भागे, तुम 10 लोगों का रोजगार खा गए। मानते हैं आप नहीं इस बात को? नहीं, जैसा आपने बताया कि जाता ही वही है जिसके आईएलटीएस में 6 बैंड्स आते हैं, तो ये तो मतलब एक बड़ा हाँ, क्रीम ह्यूमन रिसोर्स हुआ, या जो अच्छे बच्चे हुए yes, जो यहाँ पे रह के काफी कुछ नया पैदा कर सकते थे, नए साइंटिस्ट, जैसा आपने कहा, साइंटिस्ट हो सकते थे, कई सारे बिजनेसेस बना सकते थे। और वो entrepreneur, उस चीज को छोड़ के वहां पे अपनी अगले 5 6 साल 10 साल जो है सिर्फ पेटी जॉब्स करने में ही व्यतीत कर देते हैं। और yes, एंड में भी शायद लाइफ में वही करते रह जाते होंगे, मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। वहां पे जी। वो पैटी जॉब, क्योंकि इनका सबसे बड़ा है ना कि प्लम्बर को भी उतने ही पैसे मिलते हैं जितने साइंटिस्ट को मिलते हैं। तो फिर साइंटिस्ट बनने के लिए दिमाग क्यों लगाया? प्लम्बर ही बन जाओ ना भाई। ठीक है, लेबर और डिग्निटी ऑफ लेबर होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। पर वो डिग्निटी ऑफ लेबर आप ही ने तो खराब की है। यहाँ पे वैल्यू डिग्निटी ऑफ एडिशन। लेबर, बिकॉज यू हेट लेबर। हम्म। आप यहाँ पे भाई, आप यहाँ कुछ करना नहीं चाहते, आप यहाँ कोई स्टार्टअप नहीं करना चाहते, आप यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं लगाना चाहते हैं, आप यहाँ कोई बिजनेस नहीं खड़ा करना चाहते, आप यहाँ रहना ही नहीं चाहते। तो इंडस्ट्री कौन लगाएगा, किसके लिए लगाएगा? जिस जिस समाज का सारा का सारा यूथ माइग्रेट कर जाएगा, तो पीछे तो बुढ़े बचेंगे। तो कौन बुढ़ा बुढ़ा इंडस्ट्री लगाता है क्या? जवान बच्चा इंडस्ट्री लगाता है, जवान बच्चा एंटरप्रेन्योर होता है। स्टार्टअप जवान बच्चे करते हैं शुरू। जवान बच्चे तो वहां चले गए और रेस्टोरेंट में पोछा लगा रहे हैं और वेटर का काम कर रहे हैं। सही है।
चलिए सर, आपके इन क्लोजिंग रिमार्क्स को लेते हुए, प्लस ये टू बी कंटिन्यूड है, दिस विल, मतलब मेरे मेरे खुद आपकी इस चर्चा से मेरे पास भी बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे मल्टीपल एंगल्स भी आ रहे हैं। और अक्सर चूंकि बात होती है तो इस विषय पर भी मैं थोड़ा बहुत देखता रहता हूँ। और जैसे एक कुछ दिन पहले मैंने एक गाना देखा था, ब्राउन मुंडे करके, बड़ा फेमस गाना है, पंजाबी सॉन्ग है, जो कि कनाडा में ही शूट किया गया है। खैर, म्यूजिक इंडस्ट्री पे अलग से बात होगी, दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। तो ब्राउन मुंडे गाने में बेसिकली वहां जो लोग लोअर लेवल पे काम कर रहे हैं उनका ही चित्रण किया गया है। और गाना बहुत जी हिट है, गाना बहुत बड़ा हिट है। तो लोअर लेवल पे जो जॉब कर रहे हैं, जो मैकेनिक का काम कर रहे हैं, कुछ वैसा कर रहे हैं, उन्हीं का ज्यादा चित्रण है। तो और शायद लिरिक्स भी कुछ वैसे ही है, मैं थोड़ा वो समझ रहा था, मे बी। तो इस नोट पे हम आज का ये वीडियो अंत करते हैं, 50 मिनट का हो गया है। और हो सकता है कि इसके माध्यम से हमारी ऑडियंस जिसने हमें इस वीडियो को इतना ज्यादा देखा है, उनको उनके कुछ सवालों का जवाब मिला हो। और प्लीज हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि इसके इस प्रॉब्लम को समझने के लिए आपके पास क्या नए पर्सपेक्टिव है, आपके पास कौन सी नई बातें हैं बताने को जो हम लोगों ने डिस्कस नहीं की हैं। आप बताइए, हम उसके बारे में भी और जानकारी जुटाकर फिर से बातचीत करेंगे। ये टॉपिक सिर्फ एक या दो वीडियो का नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, दिस शुड गो प्लेसेस। जी जी इधर। संदीप जी, अगर आपके जाने से हमारा, अगर आप कनाडा जाते हैं या आप जर्मनी जाते हैं, उससे अगर मेरा भारत समृद्ध होता है तो हम्म। बहुत अच्छी बात है, आप जाइए। परंतु आप यदि मेरे देश को उजाड़ के, उसको बियाबान बना के, नोट पर। उसको और घोस्ट सिटी बना के आपकी आवाज नहीं आ रही अगर अजीत हम भाई। देश में सेटल होने जाएंगे, तो ये आप देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। ठीक है, मेरा हम पॉइंट इस वो नोट पे आज ये वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। और इस पे हम फिर से एक बार ये, अजीत भाई आपका पूरा म्यूट हो गया था, आया नहीं था। आप अगर ये अपनी आखिरी बात फिर से बता दें कि बाहर मैं, जाने वैसे अगर भारत समृद्ध होता है तो। अगर आपके जाने से मेरा भारत अगर समृद्ध होता है ना, तब आप जरूर जाइए। परंतु यदि आप इस भारत को उजाड़ के, इसको बियाबान बना के, यहाँ पे एक घोस्ट सिटी क्रिएट करके, एक और घोस्ट अपनी टाउन क्रिएट जिंदगी। करके अगर आप कनाडा जा रहे हैं, तो आप भारत का नुकसान कर रहे हैं। नहीं, भारत का मेरा तो ठीक पॉइंट है सर, कहने का वो ये अपनी है। जिंदगी का भी नुकसान कर रहे हैं। जो कहानियां मैंने आपसे सुनी, जितना फ्रॉड हो रहा है, जितनी तरीके से, जितना दंड फंद करके, जितने तरीके से वहां जाके भी क्या कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ का भी नुकसान कर रहे हैं। अब खैर वो एक अलग विषय है, वो भी एक एंगल है बात करने का कि आखिर ये कौन सी मानसिकता है कि अपनी लाइफ खराब करके, अपने बच्चों की लाइफ, अपने पेरेंट्स की लाइफ, सबकी लाइफ खराब करके किस दुनिया के लिए जा रहे हैं, वहां जाके क्या कर रहे हैं, क्या मिल रहा है। खैर, इस विषय पे हम लगातार बात करते रहेंगे, फिर से आएंगे, फिर से बात करेंगे। थैंक यू सो मच ऑडियंस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अजीत जी का भी चैनल है, दादा की खरी खरी, उसको भी जरूर देखें, बहुत कमाल का चैनल है। थैंक यू सो मच। थैंक यू अजीत भाई। हैव अ थैंक गुड यू नाइट। संदीप भाई। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।